अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ोहेब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। तो दोस्तों हम डेली डॉन न्यूज़पेपर को कवर करते हैं। उसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, आज हम जस्ट एडिटोरियल के जो तीनों आर्टिकल हैं उसको कवर करने जा रहे हैं। ये हमारा 6 जुलाई 2025 का यानी कि आर्टिकल है। इसमें जो पहला एडिटोरियल का आर्टिकल है वो क्या हमारा नो प्रिपेयर्डनेस के नाम से। दोस्तों पाकिस्तान जो है वो दोबारा से फिर फ्लड्स को फेस करने जा रहा है, या इस तरह की सिचुएशन दोबारा से आ सकती है। सो रिवर्स क्योंकि जो हमारे हैं वो उसका जो रिवर्स में जो पानी है उसकी तादाद बढ़ती जा रही है। ग्लेशियर जो है वो बहुत स्पीड से यानी कि मेल्ट होते जा रहे हैं। और मानसून जो रेंज है वो भी आपको पता है कि उसका भी सीजन ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है। सो कंट्री जो है वो दोबारा से फ्लड डिजास्टर को फेस करने के लिए यानी कि उसके एज पे दोबारा से आके खड़ी हो गई है। तो कुछ फैक्ट्स इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इसमें राइटर हमें क्या बता रहा है। दोस्तों राइटर ये कह रहा है कि जून 26 से कई पीपल जो हैं वो मर चुके हैं इसकी वजह से, बहुत यानी कि फ्लड्स आने की वजह से, या फिर जो इमारतें हैं वो गिर जाती हैं तो नीचे जो लोग होते हैं वो इमारतों के गिरने की वजह से अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो इसकी वजह से वो कहता है जून 26 से कई लोग जो हैं वो यानी कि अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। दोस्तों 2022 के अंदर भी पाकिस्तान ने फ्लड्स को फेस किया था। बहुत सीवियर किस्म का था वो भी, जिसमें बहुत ज़्यादा लोग मर चुके थे। और इसके अलावा कई घर ऐसे थे कि वो यानी कि गिर गए उसकी सैलाब आने की वजह से। इसके अलावा दोस्तों तकरीबन हमें 33 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिक लॉस हुआ उस फ्लड की वजह से। आप देखेंगे जब फ्लड्स आते हैं तो उसका नुकसान कितना होता है। यूनाइटेड नेशन ने इसे क्लाइमेट कैटास्ट्रोफिक का नाम दिया, यानी कि आप देखें कि जब फ्लड्स आते हैं तो इकोनॉमिकल लॉस होता है हमें। हमें इसके अलावा आप देखें कि पॉलिटिकली नुकसान होता है, इसके अलावा इकोनॉमिकली हमें नुकसान होता है। तो इस चीज़ की राइटर बात करना चाह रहा है। तो राइटर ये कह रहा है कि इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुआ 2022 में हमें, लेकिन उसके बावजूद आज भी पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड्स वार्निंग सिस्टम है या डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम है वो आज भी हमारा बहुत ज़्यादा वीक है। दोस्तों देखते हैं कि रिसेंट ट्रेजेडी जो अभी हुई है स्वात इंसिडेंट के बारे में। आपने इसमें बहुत ज़्यादा यानी कि एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। आपने वीडियो भी देखी होगी इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे। सो दोस्तों कहते हैं कि स्वात के अंदर जो यानी कि उसका जो पानी का लेवल था वो अचानक बढ़ गया। अब हुआ क्या कि उसकी वजह से वहाँ पे जो यानी कि टूरिस्ट आए हुए थे वो उनको भी यानी कि वो लोग सैलाब की वजह से वो लोग भी अपनी जान की बाजी हार गए। अब जब उस पे एक इंक्वायरी बैठाई गई, देखा गया कि इंक्वायरी करवाई गई, एक रिपोर्ट आई जब उस इंक्वायरी में, तो उसमें क्या चीज़ हमें यानी कि सामने आई कि जो फ्लड वार्निंग सिस्टम था पाकिस्तान के अंदर वो प्रॉपरली काम ही नहीं कर रहा था। इसके अलावा अगर पहले अलर्ट्स जारी कर दिया जाता तो लोगों की जानें बचाई जा सकती थी। इसके अलावा दोस्तों जो रेस्क्यू टीम है जिन्होंने जाके इस तरह की अगर यानी कि इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो लोगों को बचाना है, वो कहते हैं कि उनके पास प्रॉपर इक्विपमेंट ही नहीं है। यानी कि आप देखेंगे ये वो लोग हैं जिन्होंने इस तरह की सिचुएशन में लोगों को बचाना है, लेकिन इनके पास वो इक्विपमेंट नहीं है जिनकी मदद से इन्होंने लोगों को बचाना है। तो इन्होंने क्या बचाना है। आगे चलते हैं। पाकिस्तान क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान उन उन ममालिक में शामिल है जो बहुत ज़्यादा क्लाइमेट वल्नरेबल यानी कि कंट्री समझे जाते हैं दुनिया में। क्योंकि आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, फ्लड्स आते हैं, हीट वेव्स है, खुश्क साली है, या इसके अलावा ग्लेशियर जो है वो बहुत स्पीडली मेल्ट होते जा रहे हैं। सो दोस्तों वो राइटर ये कहना चाह रहा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो रियलिटी तो है, लेकिन इसके साथ साथ यानी कि क्लाइमेट चेंज की वजह से मसले मसाइल हैं, लेकिन सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं है। आपकी प्रिपेयर्डनेस भी होनी चाहिए। जब आप प्रिपेयर नहीं होते उसके लिए तो लोगों की जान चली जाती है। यानी कि कम से कम आप एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन से तो लोगों को बचा सकते हैं ना, वो आपकी तैयारी ने बचाना है। सो आपकी तैयारी नहीं है, राइटर ये बताना चाह रहा है। सो दोस्तों इसके अलावा राइटर हमें ये भी बताता है कि हमें कुछ चीज़ें सीखने की ज़रूरत है कि इनसे अगर हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि दूसरे ममालिक जो हैं उन्होंने किस तरह से कवर किया इस तरह की सिचुएशन को। दोस्तों राइटर ये कहता है कि जो वो ममालिक जहाँ पर फ्लड वार्निंग जो सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, वहाँ पे लोगों की डेथ्स कम होती है, वहाँ पे डैमेज भी कम होता है। सो वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है जो कि अगर फ्लड्स आ भी जाएं दोस्तों तो वो यानी कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि घर ऐसे बनाए गए हैं कि वो टूटते नहीं है, जिसकी वजह से जब वो घर इमारतें गिरती हैं तो नीचे लोग मर जाते हैं। सो इस तरह की सिचुएशन में उन्होंने ऐसे घर बनाए हैं जो यानी कि फ्लड रेजिस्टेंट है।
उससे क्या होता है कि उनकी यानी कि उनके पैसे भी बच जाते हैं बाद में जो उन्होंने घरों को तामीर करना है, और इसके अलावा लोगों की जानें भी बच जाती हैं। सो अर्ली अलर्ट्स जो हैं वो लोगों को हेल्प करते हैं कि वो खुद को तैयार कर सकें और जो डेंजरस एरियाज हैं वहाँ से टाइम से निकल सकें। आगे चलते हैं दोस्तों, राइटर हमें ये बता रहा है कि एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है उसके चेयरमैन ने हमें ये बताया है कि जो डिजास्टर इम्पैक्ट है इसे यानी कि कम किया जा सकता है कैसे, अगर हम एडवांस्ड प्रिपरेशन कर लें, यानी कि पहले से अगर आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो जो डिजास्टर का इम्पैक्ट होगा वो कम किया जा सकता है। सो हमें टाइमली अलर्ट्स की ज़रूरत है। सो गवर्नमेंट्स के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सो प्रॉब्लम कहाँ पर है कि अवेयरनेस तो है लेकिन एक्शन मिसिंग है। दूसरा क्या है कि हमें सीरियस एक्शन की ज़रूरत है। सो दोस्तों यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है, राइटर ये बताने की कोशिश करता है कि अगर हम इन इश्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं तो दैट्स फिर आइंदा आने वाले सालों में इससे भी ज़्यादा हो सकती है। सो जिसकी वजह से रेस्क्यू और रिकवरी पे जो कॉस्ट लगेगी वो इससे भी ज़्यादा लगेगी। सो लीडर को सिर्फ बात नहीं करनी चाहिए, अब उसे एक्शन की ज़रूरत है। क्योंकि जो लीडर बातें तो करते हैं कि क्लाइमेट चेंज मसला है, हमें इससे ये यानी कि मसले मसाइल आ रही है, लेकिन वो फ्लड्स वार्निंग सिस्टम पे इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं है, अपना डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्रूव नहीं करते। यानी कि इस चीज़ को प्रायोरिटी नहीं बनाते। ब्यूरोक्रेसी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो है और केयरलेस है। आपको पता है कि करप्शन का तो लेवल ही वो है कि बताने से भी शर्म आती है। सो हमें किस चीज़ की या क्या करने की दोस्तों ज़रूरत है? हमें अपनी डेवलपमेंट जो पॉलिसीज़ हैं उसको चेंज करने की ज़रूरत है। हमें फ्लड रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत है, जिस जिस तरह दूसरे ममालिक ने बनाया है। डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत है ताकि स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जा सके ताकि लोगों की जानें बचाई जा सके और इकोनॉमी को यानी कि बेहतर किया जा सके या बचाया जा सके। दोस्तों एडिटोरियल का दूसरा टॉपिक है हमारा सार्क फ्यूचर के नाम से। दोस्तों सार्क है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। 10 साल से ये तकरीबन इनएक्टिव यानी कि हुई पड़ी है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के साथ काम करने को तैयार नहीं है। 2016 में पाकिस्तान में इस्लामाबाद के अंदर सार्क की समिट होनी थी, लेकिन इंडिया बाइकआउट कर देता है। जब इंडिया बाइकआउट करता है तो कुछ और ममालिक भी यानी कि समिट को स्किप कर देते हैं, जिसकी वजह से सार्क जो है वो बिल्कुल नॉन फंक्शनल हो जाती है। सो इसके अलावा दोस्तों अगर एक चीज़ और देखने की हमें ज़रूरत है कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या है, अब एक और पॉसिबिलिटी बन रही है। रिसेंट रिपोर्ट्स हमें ये बता रही है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश मिलके एक नया रीजनल ग्रुप बनाने जा रहे हैं। दोस्तों इनकी ये आजकल का एक हॉट टॉपिक बना हुआ है कि पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश एक नया ग्रुप बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जो सार्क है जो इस एरिया का बना भी हुआ वो तो इंडिया की वजह से इनएक्टिवेट हुआ पड़ा है, नॉन फंक्शनल है वो तो। तो ये जो ग्रुप बना है इसमें आप देखेंगे इंडिया तो शामिल नहीं है। अब इसकी वजह से सारी दुनिया में और खास तौर पे इंडिया में बातें हो रही हैं कि ये किस चीज़ के लिए, किस मकसद के लिए ये बनाया जा रहा है। सो पाकिस्तान की पोजीशन दोस्तों बहुत क्लियर है। अगर पाकिस्तान ने कहा कि वो तो सार्क को अभी भी सपोर्ट करता है। पाकिस्तान बिलीव करता है कि रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज हैं उन सब की प्रोग्रेस हो। सो अभी ये टोटली डिपेंड करता है इंडिया पे कि क्या वो सार्क को रिवाइव करना चाहता है या नहीं। सार्क इम्पोर्टेंट क्या है? क्योंकि दोस्तों सार्क का जो मकसद है आप देखें वो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन है, कल्चरल कनेक्शन है, पॉवर्टी को कम किया जाएगा, क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन निकाले जाएंगे, ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाएगा। देखेंगे ये सारे वो मसले हैं जिसकी वजह से जो आजकल के हमारे मेजर इश्यूज हैं कि हमारी इकोनॉमीज के मसले हैं, पॉवर्टी के मसले हैं, हमारे जो क्लाइमेट रिलेटेड इश्यूज हैं वो हैं, उन सबको डील किया जाना था सार्क में, वो सारी दुनिया ने मिल के करना था, कलेक्टिव गोल्स बनाने थे। लेकिन इंडिया और पाकिस्तान की टेंशंस की वजह से आप देखेंगे इंडिया, खासतौर तौर पर इंडिया की वजह से सार्क की जो प्रोग्रेस है वो बिल्कुल रुकी हुई है। दोस्तों यहाँ पे देखें पाकिस्तान की वो एक एग्जांपल दे रहा है माजी की कि 1995 में पाकिस्तान और इंडिया के तल्लुकात बेहतर नहीं थे। पाकिस्तान की जो प्राइम मिनिस्टर थी बेनज़ीर भुट्टो, वो नहीं चाहती थी कि वो सार्क की समिट जाके न्यू दिल्ली में जो होनी थी उसे अटेंड करें। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने अपने सदर फारूक लगारी जो उस टाइम के थे, उससे भेजा। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान अपनी कमिटमेंट को पूरा करना चाहता था। आप देखेंगे हम अगर हमारे तल्लुकात नहीं भी अच्छे रहे, हमने फिर भी अपनी कमिटमेंट को पूरा किया। सो प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और सोल्यूशन क्या है? पाकिस्तान तो स्टिल बिलीव करता है कि सार्क जो है वो इम्पोर्टेंट है, इससे हम अपनी पॉवर्टी को कम कर सकते हैं, हम क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सकते हैं, ट्रेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो अब टोटली डिपेंड है इंडिया पे, क्या इंडिया चाहेगा कि वो अपनी पॉलिसी को रीथिंक करे? अगर करेगा तो इस मसले का हल निकल आएगा। सो दोस्तों एडिटोरियल का लास्ट टॉपिक है हमारा पीएसबीज वार्निंग सिस्टम के नाम से। पीएसबी मतलब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड्स वेनिंग अथॉरिटी, सॉरी, ये हमारा आर्टिकल है।
दोस्तों इसमें देखते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी या प्रॉब्लम क्या है। पाकिस्तान ने जो नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी है, ये 20 साल पहले की दोस्तों बनाई हुई है, ताकि अपने स्पोर्ट्स को इम्प्रूव कर सकें। लेकिन ये अभी भी आज भी यानी कि वो जो पॉलिसीज़ हैं, उस पे काम नहीं किया जा रहा। सो यहाँ पे आपको राइटर दोस्तों ये बता रहा है कि जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, वो क्या करने जा रहा है। उसने जो 5 स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं दोस्तों, उनको वार्निंग दी है। क्यों वार्निंग दी है? क्योंकि उनकी जो टॉप पोजीशंस हैं उन फेडरेशंस की, वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं वो रिटायर हो गए हैं। मतलब कि उनकी लिमिट पूरी हो गई है कि जो ये वाले फॉर एग्जांपल आप देखें कि ये वो फेडरेशंस हैं जिसमें ये वो जिनमें जो टॉप पे लीडरशिप बैठी हुई है, वो उनकी अपनी टर्म्स यानी कि मुकम्मल कर चुके हैं। इसके बावजूद वो वहाँ पर बैठे हुए हैं। सो जिस पे इन्हें वार्निंग दी गई है कि आप 1 मंथ के अंदर-अंदर आप इन ये जो आपके ऊपर वार्निंग्स आपको दी गई है, इन वार्निंग्स पे अमल किया जाए और जो आपकी सीट्स पे यानी कि वो लोग बैठे हुए हैं जिनकी जिनकी लिमिट पूरी हो चुकी है, आप वहाँ पर नए यानी कि लोग ला के बिठाएँ, दोबारा सिलेक्शन करवाएँ। सो अदरवाइज़ गवर्नमेंट ने कहा है कि हम फंड्स रोक देंगे, फिर हम फंड्स नहीं इन फेडरेशन को देंगे। सो दोस्तों यहाँ पे राइटर ये बात करता है कि ये जो पीएसबी है ये वीक हो गई है, ऐसा क्यों है? दोस्तों 18th अमेंडमेंट में हमने जो पावर थी वो प्रोविंस को दे दी, जिसकी वजह से इसका ये जो पीएसबी थी इसका कंट्रोल जो था वो स्पोर्ट्स मैटर पे कम हो गया। अब कुछ फेडरेशन जो थी वो तो गवर्नमेंट की रूल्स को फॉलो कर रही थी क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें पैसे देती थी। लेकिन जो दूसरी थी जो जिनको गवर्नमेंट नहीं पैसे देती थी, वो रूल्स को इग्नोर करते थे। वो बल्कि ये कहते थे कि गवर्नमेंट इंटरफेयर कर रही है हमारे मामलात में। सो दोस्तों राना सनाउल्लाह की स्टेटमेंट यहाँ पे एक आती है कि वो ये कहते हैं कि ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है ये रिटायर्ड लोगों की एक पार्किंग प्लेस बन गई है। यानी कि लोग रिटायर होते हैं, आके स्पोर्ट्स पे बैठ जाते हैं, यहाँ पे आके अपनी अपनी सीटें संभाल लेते हैं और फिर रिटायर होने का नाम भी ले लेते हैं। सो वो कहता है कि हमें सीरियस रिफॉर्म्स की ज़रूरत है स्पोर्ट्स सिस्टम के अंदर। अब पीसीबीज के जो न्यू स्टेप्स हैं वो देखते हैं क्या है। उसने अपने रूल्स में कुछ चेंजेस किए हैं। उसने एक कमीशन बनाया है ताकि इलेक्शन करवाए जा सकें स्पोर्ट्स फेडरेशन में। लेकिन दोस्तों राइटर ये कहता है कि आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है ये उसके जो रूल्स हैं उसके अगेंस्ट है। क्योंकि ये रूल्स हमें ये बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन में इंटरफेयर नहीं कर सकती। आप देखेंगे यहाँ पे हुकूमत इंटरफेयर कर रही है। लेकिन दोस्तों इस पर जब ये बात आ रही है कि इंटरफेयर तो नहीं हुकूमत यानी कि कह ली, उस पर पीएसबी ने क्लैरिफाई किया है। जो उसका डायरेक्टर जनरल है जिसका नाम यासिर पीरज़ादा है, उसने ये कहा है कि पीएसबी सिर्फ और सिर्फ जो डिस्प्यूट्स होंगे उनको यानी कि सोल्व करेगी। हम फेडरेशन का मुकम्मल कंट्रोल नहीं संभाल रहे, यानी कि जो इंटरनेशनल हमें हमसे डिमांड करता है हम वो वही कर रहे हैं, हम सिर्फ मसले मसाइल को हल कर रहे हैं। सो क्या क्या होने की ज़रूरत है, जितने भी फेडरेशन है, स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स हैं दोस्तों, प्लेयर्स हैं, उन्हें इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है। एक न्यू स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट की पॉलिसी फ्यूचर के लिए बनाने की ज़रूरत है। आज देखिए इंडिया ने नई पॉलिसी स्पोर्ट्स की बनाई है ताकि वो दुनिया में टॉप पे जा सके। पाकिस्तान को भी इसी तरह का प्लान बनाने की ज़रूरत है। सो दोस्तों अगर मैं फाइनल बात करूँ तो देखें कि अ, अगर इसी तरह से हमारे जो रूल्स हैं यानी कि वो इसी तरह के रहे, कुछ स्ट्रॉन्ग रूल्स ना हुए, पीएसबी जो है वो इसी तरह वीक रही, तो स्पोर्ट फिर बेहतर नहीं हो सकेगा। इसी तरह हम जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारी कंटिन्यू रहेंगी। तो दोस्तों ये हमारी आज की यानी कि न्यूज़ आर्टिकल था डॉन न्यूज़पेपर का 6 जुलाई का। दोस्तों अगर आप चाहते हैं इसी तरह डेली बेसिस पे आपको वीडियोस मिलती रहें तो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।